आपके चैनल O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। आइए हम कुछ नीट 2020 के मद्देनज़र कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो आज मैंने पहले ही एक खाका तैयार कर लिया है कि अगर आपको आता है तो प्लीज़ वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि टाइम लॉस मत करिए, क्योंकि समय है नहीं बिल्कुल। तो अगर आपको आता है तो मत देखिए, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ ज़रूर पूरा देख लीजिए। हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन फंस ही जाए इससे, या एक ही क्वेश्चन फंस जाए, है ना। बहुत होता है एक क्वेश्चन। देखिए, ओजोन डिप्लीशन इज़ ड्यू टू, कैसे होता है ओजोन डिप्लीशन। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसेस क्या कौन कौन सी होती हैं। हम पढ़ाने वाले नहीं, डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, बस आपको ट्रिक बता देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद फोटो केमिकल स्मॉग, हेज कलर इन द इवनिंग कैसे होता है, ग्रीन फ्यूल किसे कहते हैं, BOD क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर की वैल्यू कितनी होगी, एंटी फर्टिलाइजिंग ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन कौन सी है, डिटॉल कैसे बनता है, एंटासिड मेडिसिन कौन कौन सी है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं सिर्फ बताऊंगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले केमिकल कौन कौन है, फूड प्रिजर्वेटिव कौन केमिकल है, नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं नहीं, बल्कि कौन कौन सी मेडिसिन होती है, बस वही बता देना, क्योंकि वही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो प्लीज़ वीडियो मत देखिए, कोई और देख लीजिए जो आपको नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, ओजोन डिप्लीशन इज़ ड्यू टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। होता क्या है ओजोन डिप्लीशन बच्चों, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। होता क्या है कि ओजोन लेयर, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर जो है कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में कि स्ट्रेटोस्फियर में। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। होता क्या है कि जो ट्रोपोस्फियर है, जो ट्रोपोस्फियर जो होता है, जो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है एनवायरनमेंट का, जिसमें हम लोग हैं, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट होता है, इसी में आंधी तूफान बादल वगैरह बनते हैं। तो ट्रोपोस्फियर का जब ऑक्सीजन जब ऊपर उठता है, तो ऊपर उठने के बाद अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यानी UV रेडिएशन के प्रेजेंस में ये जो है एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, यानी O2 जो है UV के प्रेजेंस में आपके एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई UV मिलती है, काफ़ी ऊंचाई पे, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में। यानी ये रिएक्शन हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि हम लोग बहुत ही ऊपर जाके कर रहे हैं, बिल्कुल ओजोन लेयर में बैठ करके, ठीक है ना। उसके बाद जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वह ओजोन से फिर रिएक्शन करके ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करके और बना लेता है ओजोन, ठीक है। और ओजोन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ओजोन फिर से टूट करके O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहता है। अब ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। इतना बात याद रखिएगा कि ओजोन बनने के लिए एटॉमिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, है ना। अगर एटॉमिक ऑक्सीजन को ही कोई कंपाउंड खा जाए, अगर इस एटॉमिक ऑक्सीजन को ही कोई कंपाउंड आए और खा जाए, है ना, राक्षस की तरह इसे खा जाए, तो ओजोन बन ही नहीं पाएगा। यही तो होता है बच्चों। देखिए, होता क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे बदनाम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, जो फ्रिज में, AC में, यही तो प्रशीतक के तौर पे फ्रेयान भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयान भी कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी आदमी का नाम है फ्रेयान, रेहान के बड़े भाई। CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये गैस है बच्चों, और जब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी UV रेडिएशन में ये टूट जाता है CF2 Cl फ्री रेडिकल अब प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन करता है, जो ओजोन प्रेजेंट है वहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में, उससे रिएक्शन करता है और बनाता है ClO फ्री रेडिकल प्लस O2। वेरी गुड। अब ये ClO फ्री रेडिकल जो है, यही ClO फ्री रेडिकल है ना, अब इस एटॉमिक ऑक्सीजन को खा लेता है, O को रिएक्शन करेगा और ये बना लिया बच्चों Cl फ्री रेडिकल प्लस O2।
ठीक है ना। और ये जो है आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन जब डिपॉजिट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक ऑक्सीजन को खाते जाएंगे और फिर ओजोन बन ही नहीं पाएगा। इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो आपसे पूछा जाएगा ओजोन डिप्लीशन इज़ ड्यू टू, तो आप कहिएगा ड्यू टू क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन डिप्लीशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया आपको, तो इसीलिए मैंने रिएक्शन से थोड़ा समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओजोन डिप्लीशन। दूसरा देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन होती हैं, जिन गैसों से ग्लोबल वार्मिंग यानी संपूर्ण पृथ्वी का या संपूर्ण वातावरण का, संपूर्ण एनवायरनमेंट का टेम्परेचर राइज करे, है ना, उसे ही ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। जैसे नीट 2019 में भी पूछा था कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा तेजस्वी नीतू KFC से, तेजस्वी नीतू KFC से मेवा मंगाती है। तेजस्वी नीतू KFC से मेवा मंगाती है, ठीक है ना। तो बच्चों तेजस्वी से क्या होगा, तेजस्वी नहीं बल्कि ओजस्वी करिए इसको, सॉरी तेजस्वी नहीं है, ओजस्वी है। ओजस्वी नीतू KFC से मेवा मंगाती है। तो ओजस्वी से हो गया ओजोन, नीतू हो गया N2O नाइट्रस ऑक्साइड, KFC माने होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, KFC मीन्स CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, M से हो गया मे से हो गया मीथेन, और वा से हो गया वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर। तो याद रखिएगा ओजस्वी नीतू KFC से मेवा मंगाती है, ठीक है ना। तो ओजोन, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और वाटर वेपर जो है आपके ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये भी हो गया हमारा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब उसके बाद आ जाइए फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो देखिएगा फोटोकेमिकल स्मॉग में देखिए एक रोज फॉर्मल पन्नौती, एक रोज फॉर्मल पन्नौती, ठीक है ना। याद रखिएगा एक रोज फॉर्मल पन्नौती, ठीक है ना। एक रोज फॉर्मल पन्नौती बोलिए ना, एक रोज फॉर्मल पन्नौती। बच्चों एक रोज से हो गया एक्रोलीन, क्या हो गया, एक्रोलीन। होता क्या है, ग्लूकोज को जब हीट करते हैं, है ना, तो ये एक्रोलीन बनता है ना। जैसे जब आप सब्जी में छौंका लगाते हैं ऑयल डाल करके, तो ऑयल को जब गर्म करते हैं तो एक्रोलीन गैस निकलती है, ठीक है, और उससे जो है आपका अस्थमा होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए जब छौंका लगाइए तो घर से बाहर चले जाइए, ठीक है। तो एक्रोलीन हो गया, फॉर्मल से हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। पन्नौती PAN पन्नौती, देखिए एक रोज फॉर्मल पन्नौती, देखिए एक्रोलीन फॉर्मल्डिहाइड, पन्नौती में देखिए पन्नौ, इसीलिए पैन NO और ओती मीन्स ओजोन, O3 है ना, O3। तो एक रोज फार्मल पन्नौती एक्रोलीन हो गया। इसका फोटो ऐसे होता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है ना। ग्लूकोज की जब हीट करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, तो ये मिलता है एक्रोलीन गैस। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये हो गया आपका प्रॉक्सी
पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है ना, पेन को बोलते हैं पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है ना, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये क्या होता है बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड OOO NO2, ठीक है। तो ये हो गया पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ये हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये हो गया ओजोन। तो ये जो है आपके फोटोकेमिकल स्मॉग है, उत्पन्न करने वाले गैसेस हैं, ठीक है ना। तो मिटा देता हूँ। तो याद रखिएगा, ओजस्वी नीतू KFC से मेवा मंगाती है और एक रोज़ फॉर्मल पन्नौती, ठीक है, एक रोज़ फॉर्मल पन्नौती। बस आप देख लेंगे ना तो एग्ज़ाम में अगर कुछ भी मिलेगा तो याद आ ही जाएगा, है ना, कुछ न कुछ तो याद आएगा ही, और फिर आप कर लेंगे उसको। तो फोटोकेमिकल स्मॉग भी हो गया। हेज कलर इन द स्काई, फोर्थ है बच्चों, हेज कलर किसके वजह से आता है? ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है, जेईई में आया था। तो ये आपका हेज कलर कैसे होता है? जैसे हम जानते हैं NO2 का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो जब NO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हेज कलर उत्पन्न होता है। तो देखिए NO2 का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हेज कलर आपको इवनिंग में दिखाई देगा, ठीक है। तो हेज कलर इज़ ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। तो आपका फोर्थ भी हो गया। उसके बाद ग्रीन फ्यूल, पांचवा है ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल बहुत आसान है। ग्रीन फ्यूल किसे कहते हैं हम? अरे जो प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, मिर्चे का डंठल, सड़ा टमाटर, है ना, सड़ा प्याज, जो हम लोग बाहर फेंक देते हैं प्लास्टिक में करके, तो उसी प्लास्टिक का यूज करके जो फ्यूल बनाया जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, उसे ही बोलेंगे ग्रीन फ्यूल, ठीक है ना। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक, वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड ग्रीन फ्यूल, ठीक है। तो ग्रीन फ्यूल भी हो गया। उसके बाद बच्चों छठा है BOD। छठा है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है भैया? देखिए होता क्या है कि वाटर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वाटर के अंदर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए। होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर को ये तोड़ते हैं, तो भाई जब तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पर्याप्त, यानी कम से कम इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, वरना वह बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का यूज करके उस ऑर्गेनिक मैटर को नहीं तोड़ पाएगा। उसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लीन वाटर में, क्लीन वाटर जो है इसमें लेस देन 5 ppm ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना। BOD जो है 5 ppm से कम होनी चाहिए क्लीन वाटर की, है ना। BOD जो है आपका कितना होना चाहिए? 5 ppm से कम होना चाहिए, राइट। और अगर मान लीजिए 6 ppm है, अगर BOD जो है आपका 6 ppm है किसी वाटर की, तो इसमें मछली पालन ज़बरदस्त होगा बच्चों, है ना। फिशरीज़, मछली जो है खूब ज़बरदस्त पालन होगा। अगर 6 ppm तक है BOD तो मछली ज़बरदस्त होंगी बड़ी बड़ी, है ना, और मज़ा आ जाएगा उसके बाद, है ना। तो BOD हो गया। अच्छा, जो बहुत गंदा पानी है बच्चों, बिल्कुल गंदा नाली का पानी जो है, उसका जो ppm होता है वो 17 ppm तक होता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है बचवा, है ना। 17 ppm से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो बहुत गंदा होता है वो 17 ppm है, और कई नाले तो ऐसे हैं जिसका 40 ppm या उससे भी ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये हो रहा आपका गंदा पानी।
उसके बाद देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तो उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्या क्या है। स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि पानी के लिए बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि फ्लोराइड जो है वह उसकी कंसंट्रेशन 1 ppm तक हो सकती है। जो फ्लोराइड है यानी वाटर के अंदर जो फ्लोराइड होगा वो अप टू 1 ppm होगा। तो ये तो भूल जाएगा आपको, तो कैसे याद रखेंगे आप? तो जब भी फ्लोराइड लिखेगा तो L जो लिख रहे हैं आप इस तरीके से उसके नीचे डैश कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो L इज सिमिलर टू 1, तो 1 ppm तक ही हो सकता है। ठीक है, आप एक बार कर देंगे तो आपका माइंड डिफरेंशिएट कर लेगा इसको, तो आप टेंशन मत करिए। फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? अप टू 1 ppm। ठीक है, लेड ही एक ऐसा है जो बिलियन में आता है, मिलियन में नहीं, ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है और ये पार्ट्स पर बिलियन है। ठीक है, तो 50 पार्ट्स पर बिलियन होगा लेड का। ठीक है ना, पार्ट्स। तो देखिए कैसे याद रखेंगे आप, डी का उल्टा क्या होता है? डी में पेट इधर है, अब बी में पेट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो लेड का याद रखिएगा 50 है ना, 50 पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन में होता है ये। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं लेड में कितने लेटर हैं? 4। ठीक है ना, तो 4 + 1 कर दीजिएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 0 क्योंकि 50 500 में ही सारे कंसंट्रेशन है, तो 50 पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। सल्फेट का जो है 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सल्फेट का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नाइट्रेट का जो है 50 ppm तक हो सकता है। और ये तो जेई में पूछ भी चुका है नाइट्रेट, तो इसलिए याद रखिएगा नाइट्रेट का जो है 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक बीमारी हो जाती है ना। उसके बाद आइए कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो उनकी कितनी परमिसिबल अमाउंट ऑफ रेंज है। जैसे मेटल का कह लीजिए, मेटल का कितना है? तो आयरन एल्युमिनियम का कितना है? 0.2 ppm। आयरन एल्युमिनियम का बराबर है 0.2 ppm। कॉपर का 3 ppm है, जिंक का 5 ppm है। सबसे ज़्यादा परमिसिबल है कोई तो किसका है बच्चों? जिंक का है ना। और कॉपर का 3 ppm, जिंक का 5 ppm है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीज का 0.05 ppm है, और कैडमियम का सबसे कम होता है, क्योंकि कैडमियम बहुत खतरनाक होता है। कैडमियम से जो है आपका मिनीमाता एक रोग होता है वो हो जाएगा, है ना। और इटाई भी रोग होता है, वो भी जो है कैडमियम की कमी से होता है। तो 0.005 कैडमियम का जो है 0.005 और मैग्नीज का 0.05 होता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, कॉपर 3, जिंक 5 और मैग्नीज 0.05 और कैडमियम जो है 0.005। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। उसके बाद बच्चों आ जाइए एंटी फर्टिलिटी ड्रग में। एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होता है हमें कुछ बताना नहीं है इसमें, क्योंकि हम बस आपको याद कराना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग, नहीं पूछने वाला है। तो बस देखिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग में एन जो है उसको डब्बे में बंद कर दीजिए, इसी एन में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। एन से आप रिलेट कर लीजिए, अगर नहीं भी याद आएगा तो एन वाला ही ऑप्शन मार दीजिएगा। देखिए नूरेथिंड्रॉन, एन से क्या होगा? नूरेथिंड्रॉन और नोवेस्ट्रॉल, नूरेथिंड्रॉन और नोवेस्ट्रॉल। ठीक है, नोवेस्ट्रॉल का एक दूसरा नाम है इथाइनिल एस्ट्राडायोल, है ना, इथाइनिल एस्ट्राडायोल, है ना। तो हो सकता है इथाइनिल एस्ट्राडायोल न दिया हो, तो ये जो है जो कॉमन नेम है इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो नोवेस्ट्रॉल है और नूरेथिंड्रॉन है। तो ये आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग में आ जाएगा। डिटॉल का क्या होता है बच्चों? क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल, है ना, दो का मिश्रण होता है, सीटी का मिक्सचर होता है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल। तो क्लोरोजाइलिनॉल क्या होता है देख लीजिए फोटो इसका। क्लोरोजाइलिनॉल का फोटो होता है बच्चों, बेंजीन है ये, OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और क्लोरीन यहाँ पे, तो क्लोरोजाइलिनॉल हो गया। और टर्पिनियोल क्या होता है बच्चों? ये और भी मज़ेदार फोटो है इसका, यहाँ CH3 होगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे OH, तो ये हो गया आपका टर्पिनियोल। तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल को जब मिक्स किया जाता है तो डिटॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एंटासिड कौन कौन होते हैं? तो एंटासिड के लिए देखिए यहाँ पे एक मैंने बनाया है, रानी सी हंसी, है ना, बिल्कुल ठठाके, है ना, हा 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 हा। तो एंटासिड कौन होते हैं? रानी सी हंसी। तो रानी से हो गया रेनिटिडीन, है ना, रानी से क्या हो गया? रेनिटिडीन, रेनिटिडीन।
और सी से हो गया सिमेटिडीन, सिमेटिडीन, ठीक है। और हंसी से हो गया हिस्टामिन, हिस्टामिन या हिस्टामाइन भी कुछ लोग बोलते हैं। तो रेनिटिडीन, सिमेटिडीन और हिस्टामिन क्या है, आपके एंटासिड हैं। एंटासिड क्या होते हैं, जो पेट के अंदर जब क्या होता है, खलबली जब मच जाती है तो उस खलबली को दूर करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, एंटासिड। आई बात समझ में? समझ में आई बात कि नहीं? तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना। इसका काम ख़त्म हो गया, आपके भेजे में घुस गया ये, है ना। इसको बस याद रखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो याद रहेगा आपको, है ना। और फिर एग्ज़ाम में दनादन गोला रंगना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग हो गया, डिटॉल हो गया, एंटासिड हो गया। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर, 11वां है आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर देखिए, एस अली, ठीक है ना। ए से हो गया एस्पार्टेम, ये पीसीएस में भी आ चुका है। एस से होगा सैक्रीन, सैक्रीन सबसे पहले आया था। और एस से हो गया सुक्रालोज, सुक्रोलोज। और ए से अलीटेम, अलीटेम। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा मिठाई किसके अंदर है, सबसे ज़्यादा मीठा कौन है, किसको खाने से बिल्कुल शुगर ठीक हो जाएगा, है ना। तो सबसे जो भयानक मीठा है वो अलीटेम है ना। अलीटेम जो है 2000 गुना जो है ज़्यादा मीठा है शुगर के रेस्पेक्ट में, और ये 100 गुना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मीठा कौन है, अलीटेम, उसके बाद सुक्रोलोज, उसके बाद सैक्रीन, और सबसे कम कौन है, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम भी चीनी से 100 गुना ज़्यादा जो है आपका मीठा है, 100 गुना ज़्यादा, सोच लीजिए। तो एस्पार्टेम जो है ये स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक और फूड में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अलीटेम स्टेबल होता है, लेकिन ये हाइजीनिक नहीं होगा अलीटेम को डालना, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके इसको डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव के लिए एक ही आता बच्चों, सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा। सोडियम बेंजोएट जो है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे आता है। अचार वगैरह अगर है घर पे, अगर आपको प्रिजर्व करना है तो सोडियम बेंजोएट खरीद कर लाइए और इसकी कुछ मात्रा जो है डाल दीजिए, है ना। तो वो प्रिजर्व रहेगा, ख़राब नहीं होगा फिर। उसके बाद जो है आपका नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, है ना। तो दो तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक जो होता है नैरो और दूसरा ब्रॉड। तो ब्रॉड वाली जो है वो इनहिबिट भी करती हैं और मार भी डालती हैं, है ना। अरे आपको नहीं, बैक्टीरिया को, है ना। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को किल करेगा या वहीं पे स्टॉप कर देगा, है ना। तो देखिए नैरो में एक आता है बहुत ज़्यादा, उसी को याद रखिएगा। नैरो में आता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, है ना, जी। जब भी जी लगा हो तो जान जाइएगा नैरो है ना, नैरो, ठीक है। और उसके बाद ब्रॉड में जो है, ब्रॉड वास्तव में ब्रॉड है, ब्रॉड में काफ़ी आता है क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल, है ना, ऑफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, है ना। उसके बाद आ गया आपका एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, फिर एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, ठीक है। तो नैरो में आ जाएगा पेनिसिलियन, पेनिसिलियम जी, पेनिसिलिन जी, और ब्रॉड में आ गया क्लोरमफेनिकॉल, ऑफ्लॉक्सासिन, और ये हो गया एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चों, मान लीजिए एग्जाम में आपके कि डिसइंफेक्टेंट, है ना। देखिए डिसइंफेक्टेंट और, है ना, डिसइंफेक्टेंट और क्या होते हैं, है ना, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, आगे बात समझ में। तो डिसइंफेक्टेंट में याद रखिएगा, अगर हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा तो डिसइंफेक्टेंट कहलाएगा, है ना। और अगर लो कंसंट्रेशन होगा तो उसे हम
इंसेक्टिसाइड कहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक आता है बिथियोनल। बिथियोनल बच्चों, एक आता है बिथियोनल। क्या होता है ना, तो बिथियोनल जो है आपका सल्फर से जुड़ा हुआ दो रिंग, जो दो कंपाउंड होते हैं, सल्फर से जुड़ा हुआ दो कंपाउंड होता है बिथियोनल, जिसका इस्तेमाल हम साबुन बनाने में करते हैं। क्या? मेडिकेटेड सोप बनाने में करते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये सोप भी काफ़ी महंगा आता है ना, बिथियोनल, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिथियोनल क्या है ना। तो ये जो है आपका एक मेडिकेटेड साबुन बनाने में यूज किया जाने वाला एक डिटर्जेंट है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक मटेरियल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ऐसे ही देख लीजिएगा, अगर आप पढ़े हैं तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।